हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से विकास सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का ज्योग्राफी और हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि पूर्वोत्तर में जो मेघालय की वो पहाड़ियां हैं जो नक्शे में एकदम विशाल हिमालय के इतने करीब दिखती हैं, वो असल में हिमालय का हिस्सा है ही नहीं। अरे हाँ, वो तो दक्षिण भारत के उस प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का एक टूटा हुआ टुकड़ा है जो लाखों साल पहले खिसक कर वहां पहुंच गया था। मतलब ये तो गजब ही है। आज हम भारत के भूगोल और इतिहास का एक ऐसा ही गहन अध्ययन करने वाले हैं जो सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे विज्ञान और कहानियों को खोलेगा। हमारा प्रश्न एक है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसका सही उत्तर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। अब ये सुनने में तो बस एक साधारण तथ्य लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आप देखिए, इसे समझने के लिए पृथ्वी को एक विशाल गेंद मान ले। भूमध्य रेखा इसे ऊपर और नीचे यानी उत्तर और दक्षिण में बांटती है। अच्छा। तो भारत पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में है, राइट? बिल्कुल। वहीं अगर लंदन से गुजरने वाली प्राइम मेरिडियन रेखा से इसे दाएं और बाएं बांटें तो भारत दाईं तरफ यानी पूर्व में है। उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से ही हमें हिमालय जैसा विशाल पर्वत तंत्र मिलता है। मतलब अगर हम दक्षिणी गोलार्ध के समुद्री प्रभाव वाले हिस्से में होते तो शायद इसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता। सही कहा। और पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण ऐतिहासिक रूप से हम पूर्वी व्यापारिक मार्गों के केंद्र में रहे हैं। ये तो बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। अब इसी ग्लोबल ग्रिड पर भारत का पश्चिमी किनारा ढूंढते हैं। हमारा प्रश्न 2 है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इसका सही उत्तर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, गुजरात में। हाँ, ये एक तरह से ग्लोबल जीपीएस पर भारत का सटीक पता ढूंढने जैसा ही है। तो प्रश्न 3 आता है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर है 3214 किलोमीटर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की ये दूरी सच में एक बहुत बड़ा वर्टिकल विस्तार है। और अगर आप इस 3214 किलोमीटर को करीब से देखें तो ये अपने भीतर लगभग एक पूरे महाद्वीप जितनी विविधता समेटे हुए है। मतलब आप एक ही देश के अंदर लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान से होते हुए मध्य भारत के मैदानी इलाकों से गुजरकर दक्षिण के उस गर्म तटीय क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इतनी बड़ी वर्टिकल लाइन का सीधा मतलब है अलग अलग तरह की खेती, अलग पहनावा और ढेरों आर्थिक अवसर। ये विविधता सच में हैरान करने वाली है। लेकिन यार, यहाँ एक भौगोलिक उलझन पैदा होती है। हमारा प्रश्न 4 है, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान कौन सा है? और सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। हाँ, और मुझे पता है आप इसके बाद कौन सा सवाल पूछने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ठीक इसके बाद प्रश्न 5 आता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? और इसका सही उत्तर है केप कोमोरिन। अब अगर इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे करीब है तो मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु केप कोमोरिन कैसे हुआ? इसमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये उलझन मुख्य भूमि और द्वीपीय सीमा के फर्क को न समझने के कारण होती है। भारत सिर्फ वो जमीन का हिस्सा नहीं है जो हमें एक साथ जुड़ा हुआ दिखता है। अच्छा, मतलब आप अंडमान और निकोबार की बात कर रही हैं? एकदम सही। वो द्वीप भी हमारा अटूट हिस्सा है। इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, वो भूमध्य रेखा के सबसे करीब है। लेकिन जब हम समुद्र के पार स्थित इन द्वीपों को हटाकर सिर्फ मुख्य भूमि की बात करते हैं ना, तो उसका आखिरी दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, जिसे ऐतिहासिक रूप से केप कोमोरिन कहा जाता था। अब समझ गया, यानी इंदिरा पॉइंट पूरे भारत का पूर्ण दक्षिणी छोर है। इसी से जुड़ा है प्रश्न 6 कि इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या हैं? उत्तर है पॉर्सन पॉइंट, लॉयचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। ये नाम काफी अलग अलग भाषाओं से आए हुए लगते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग देशों के लोगों ने नाम रखे हों। और ऐसा है भी। ये नाम असल में अलग अलग कालखंडों में आए सर्वेक्षकों और समुद्र यात्रियों के दिए हुए हैं। ये दर्शाता है कि हिंद महासागर से गुजरने वाले पुराने व्यापारिक मार्गों के लिए ये एक बेहद अहम लैंडमार्क रहा है। इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में स्थिति, चतुष्कोणीय आकृति, क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में दूसरा स्थान। इस उत्तर में जो चतुष्कोणीय आकृति वाला पॉइंट है वो बहुत दिलचस्प है। मुझे भी ये थोड़ा अजीब लगा। क्या सच में देश के आकार का 4 कोनों वाला होने से कोई रणनीतिक फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप सोचिए, अगर भारत सिर्फ एक सीधी पट्टी जैसा होता तो इसकी सुरक्षा और जलवायु
दोनों खतरे में होते। ऊपर की तरफ चौड़ा होने के कारण ये पूरे हिमालय को अपनी सीमा में समेटता है, जो एक प्राकृतिक दीवार का काम करता है, राइट? हाँ, और नीचे की तरफ सिकुड़ते हुए त्रिकोण जैसी आकृति बनाने के कारण यह हिंद महासागर के बीचों बीच एक प्रायद्वीप बनाता है। इसी आकृति की वजह से हमें तीन तरफ से समुद्र मिलता है, जो सदियों से विदेशी आक्रमणों से एक हद तक हमारी रक्षा करता रहा और मॉनसून की हवाओं को देश के अंदर खींचने का काम भी करता रहा। क्या शानदार विश्लेषण है। तो हमने भारत का वैश्विक खाका समझ लिया। अब हमारी सीमाओं की बात करते हैं। प्रश्न 8 है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? विकल्पों के अनुसार सही उत्तर है भूटान। अब अक्सर लोग चीन या पाकिस्तान की सीमाओं की बात करते हैं, लेकिन भूटान के साथ हमारी सीमा बहुत खास है। वो कैसे? मतलब सीमा छोटी है तो इतनी खास क्यों है? क्योंकि कूटनीतिक रूप से यह सबसे अहम है। ऐतिहासिक रूप से दो विशाल ताकतों यानी भारत और चीन के बीच भूटान एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। अच्छा, तो ये छोटी सी सीमा उस नाजुक शांति का प्रतीक है जहां एक बफर क्षेत्र दोनों बड़े देशों के सीधे टकराव को टालता है। एकदम सही समझे आप। सीमाओं की इसी प्राकृतिक बनावट को हमारा प्रश्न 9 और स्पष्ट करता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है 10.7%। अब 10.7% सुनने में शायद कोई बहुत बड़ा आंकड़ा ना लगे। हाँ, वही तो। भारत के विशाल आकार के हिसाब से देखें तो ये नंबर छोटा लगता है। लेकिन असल में ये बहुत बड़ा इलाका है और इसका असर सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये 10.7% पर्वतीय क्षेत्र पूरे उपमहाद्वीप की जलवायु का कंट्रोल रूम है। मतलब अगर हिमालय की ये विशाल पर्वतमालाएं न होती तो सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली जमा देने वाली हवाएं सीधे भारत में घुस आती। बिल्कुल, और तब हमारा देश एक ठंडा रेगिस्तान होता। इसके अलावा समुद्र से उठने वाली मॉनसून की हवाएं इन्हीं पहाड़ों से टकराकर देश भर में बारिश करती हैं। ये पहाड़ एक तरह से हमारे मौसम के सबसे बड़े इंजीनियर हैं। पहाड़ों की बात हो और वहां से जुड़ी भू राजनीतिक जटिलताओं का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्रश्न 10 है, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? सही उत्तर है अक्साई चीन। यह एक ऐसा तथ्यात्मक पहलू है जो हमारी सीमाओं के इतिहास और वर्तमान की जटिलता को दर्शाता है। हाँ, ये एक बेहद ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तानी इलाका है जहां जीवन बहुत कठिन है। सही कहा। भौगोलिक रूप से ये क्षेत्र इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे दुर्गम इलाके भी आधुनिक कूटनीति के केंद्र में हो सकते हैं। अब जलवायु को प्रभावित करने वाली एक और अदृश्य रेखा की तरफ चलते हैं। प्रश्न 11 है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सही उत्तर है मणिपुर। यहाँ लोगों को अक्सर एक संदेह होता है। हाँ, मुझे भी है। कर्क रेखा देश को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। इसके उत्तर में जो इलाके हैं उन्हें उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। तो अगर मणिपुर इस रेखा के उत्तर में है तो वहां का मौसम मध्य भारत के मैदानी इलाकों से इतना अलग क्यों है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि जलवायु सिर्फ अक्षांश यानी कर्क रेखा से तय नहीं होती, बल्कि ऊंचाई का भी उतना ही बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो मतलब एल्टीट्यूड भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। मणिपुर भले ही कर्क रेखा के उत्तर में है, लेकिन ये एक पहाड़ी राज्य है जो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर बसा है। भूगोल में एक नियम है लैप्स रेट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान गिरता है। ओहो, अब समझ आया। इसी अक्षांश और ऊंचाई की शानदार तालमेल से पूर्वोत्तर का यह अनोखा और ठंडा इकोसिस्टम बनता है। अब आता है वो प्रश्न जिसने मेरी उत्सुकता को सबसे ज्यादा बढ़ाया। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। और इसके तुरंत बाद प्रश्न 13 आता है कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? और इसका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार का। मतलब उत्तर पूर्व के मेघालय में स्थित इन पहाड़ियों को लोग अक्सर हिमालय का ही हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन ये तो दक्षिण के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यही भूगोल का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक पठार का हिस्सा टूटकर इतनी दूर चला जाए? इसे ऐसे समझे जैसे पानी में तैरता हुआ बर्फ का कोई बहुत विशाल टुकड़ा बीच से टूट जाए और उसका एक हिस्सा दूसरी तरफ खिसक जाए। करोड़ों साल पहले पृथ्वी की जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा, वो पेंजिया वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, भारत का जो आज का दक्षिणी हिस्सा है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक बहुत पुराना और सख्त चट्टानी टुकड़ा है। जब टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण
यह टुकड़ा उत्तर की ओर खिसक रहा था, तब इसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। मतलब ये गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां असल में इसी प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का ही वही टूटा हुआ हिस्सा है। बिल्कुल, इन दोनों के बीच जो मैदानी इलाका आज हम बंगाल और बांग्लादेश में देखते हैं, वो तो बहुत बाद में नदियों द्वारा लाई गए मिट्टी के जमा होने से बना है, जिसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। अरे वाह! तो मतलब ये मेघालय की पहाड़ियां हिमालय से बहुत ज्यादा पुरानी हैं। इस सच में समय की यात्रा करने जैसा है। चट्टानों का खिसकना एक तरफ, अब प्रश्न 14 पर आते हैं, जो समुद्र के तटों के बारे में है। कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? सही उत्तर है कोरोमंडल तट। हाँ, पश्चिमी तट अरब सागर की तरफ है, जिसमें कुंकण और मालाबार आते हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो ये विभाजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोनों तटों पर मॉनसून का व्यवहार और समुद्री तूफानों का पैटर्न बिल्कुल एक दूसरे से उलट होता है। भूगोल सिर्फ चट्टानों और मौसम तक सीमित नहीं है। ये कभी-कभी इंसानों के लिए इतिहास की सबसे खौफनाक सजाई भी तय करता है। प्रश्न 15 है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब हम इसके पीछे की वजह सोचते हैं तो समझ आता है कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के ही एक भौगोलिक हिस्से को एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। काला पानी सिर्फ सेलुलर जेल की ईंटों से नहीं बना था। ये उस असीम भौगोलिक दूरी का खौफ था। एकदम सही। मुख्य भूमि से सैकड़ों मील दूर बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच स्थित इन द्वीपों का मतलब था अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से पूरी तरह कट जाना। समुद्र के उस विशाल फैलाव ने एक प्राकृतिक जेल का काम किया, जिसे लांघना उस समय नामुमकिन माना जाता था। लेकिन आज उसी जगह की अहमियत बिल्कुल बदल चुकी है। हाँ, वो कैसे? हमारा प्रश्न 16 यही तो है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। वही अंडमान निकोबार, जहां कभी काला पानी की सजा दी जाती थी, आज हमारी सबसे अहम समुद्री सीमा बन चुका है। बहुत खूब। जो जगह कभी निर्वासन का प्रतीक थी, आज वो मलक्का जलडमरू मध्य जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग पर भारत की नजर रखने वाला सबसे बड़ा रणनीतिक प्रहरी है। भूगोल वही है, लेकिन समय के साथ उसकी ताकत बदल गई है। अब समय की बात उठी है तो प्रश्न 17 पर आते हैं। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? सही उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ये बहुत जरूरी देशांतर रेखा है। हाँ, मुझे ये देशांतर रेखा एक ऐसे मेट्रोनोम की तरह लगती है जो पूरे देश के ऑर्केस्ट्रा को एक लय में रखता है। ये मेट्रोनोम वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। भारत इतना चौड़ा है कि पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का फर्क होता है। मतलब सोचिए, अगर हर राज्य अपने सूर्योदय के हिसाब से घड़ी मिलाता तो रेलवे, बैंकिंग और हवाई उड़ानों का क्या हाल होता। भारी अफरा तफरी मच जाती। इसलिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ठीक बीच से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व रेखा को चुना गया, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होकर गुजरती है। अब देश के उस बिंदु की बात करते हैं जो जमीन से आसमान को छूता है। प्रश्न 18 है, विकल्पों में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सही उत्तर है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिर्फ एक ऊंचा पहाड़ नहीं है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर खड़े इस पर्वत का स्थानीय संस्कृति में बहुत गहरा सम्मान है। हाँ, मैंने सुना है स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। बिल्कुल। ये पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक सीमा ही नहीं बनाता, बल्कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। और कुल आकार की बात करें तो प्रश्न 19 आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 7वां। और इसी विशाल आकार से जुड़ी है हमारी समुद्री सीमा। आप प्रश्न 20 यही है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? सही उत्तर है 7516.5 किलोमीटर। इतनी लंबी तटरेखा होना किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। इसे आज की भाषा में ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। 7516.5 किलोमीटर की इस तटरेखा का मतलब है ढेरों प्राकृतिक बंदरगाह, दुनिया के बाकी देशों के साथ सस्ता समुद्री व्यापार और समुद्र के नीचे तेल और गैस के विशाल भंडार। मतलब भारत का एक बड़ा आर्थिक भविष्य इसी तटरेखा पर निर्भर करता है। तटीय क्षेत्रों से थोड़ा अंदर की तरफ चलें तो प्रश्न 21 आता है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ी।
जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो लगता है जैसे प्रकृति का वो अद्भुत स्थान है जहाँ पूर्व और पश्चिम के दो विशाल पहाड़ आपस में हाथ मिला रहे हों। अरे वाह, क्या बात है। इन नीले पहाड़ों में ये मिलन सच में एक भौगोलिक अजूबा है। बिल्कुल, पूर्वी घाट टूटे फूटे हैं जबकि पश्चिमी घाट एक लगातार चलने वाली ऊंची दीवार जैसे हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा ट्रांजिशन जोन बनता है जहां दोनों तरफ के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये भारत के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले इलाकों में से एक है। अब बारिश के मौसम की एक अनोखी कहानी हमें प्रश्न 22 में मिलती है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? सही उत्तर है कोरोमंडल। हमने पहले बात की थी कि ये पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी सर्दियों की बारिश है ना? हाँ, वही लौटता हुआ मॉनसून। जब पूरे भारत में बारिश खत्म हो जाती है और सर्दियां शुरू होती हैं, तब हवाएं उत्तर पूर्व से वापस समुद्र की तरफ लौटती हैं। और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हैं और सीधे कोरोमंडल तट पर टकराती हैं, जिससे तमिलनाडु में सर्दियों में भारी बारिश होती है। लौटते हुए चलिए एक बार फिर समय रेखा की जांच कर लें। प्रश्न 23 है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? विकल्पों के अनुसार सही उत्तर है महाराष्ट्र। जैसा कि हमने समझा, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व रेखा देश के एकदम बीच से गुजरती है, जबकि महाराष्ट्र इसके काफी पश्चिम में रह जाता है। अब हम इस विस्तृत चर्चा के अंतिम और शायद सबसे रणनीतिक पड़ाव में हैं। प्रश्न 24 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। ये आंकड़ा हमारी समुद्री सीमा से लगभग दोगुना है। हाँ, तो क्या ये हमारी सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती या कहें लॉजिस्टिक नाइटमेयर नहीं है? ये दुनिया की सबसे जटिल लॉजिस्टिक चुनौतियों में से एक है। 15,200 किलोमीटर की सीमा का मतलब है कि आपको रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप, जंगलों, दलदलों और -40 डिग्री वाले बर्फीले पहाड़ों, इन सभी मोर्चों पर एक साथ अपनी थल सेना के लिए रास्ते, रसद और हथियार तैयार रखने होते हैं। मतलब ये किसी भी देश के संसाधनों की एक बहुत बड़ी परीक्षा है, और जहां जमीन खत्म होती है वहां महासागर मिलते हैं। प्रश्न 25 है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? सही उत्तर है कन्याकुमारी। दुनिया में ऐसी कितनी जगहें होंगी जहां 3 इतने विशाल जल निकाय इस सटीकता के साथ एक ही बिंदु पर मिलते हों? समुद्र विज्ञान के नजरिए से ये बहुत दुर्लभ है। 3 अलग-अलग जल निकायों का मिलना पानी की अलग-अलग घनत्व और तापमान का एक अनोखा संगम बनाता है। और सांस्कृतिक रूप से भी ये इस बात का प्रतीक है कि भारत हमेशा से अलग-अलग धाराओं के मिलने और एक हो जाने का केंद्र रहा है। बहुत सही बात कही आपने। अब हमारी उत्तर पश्चिमी सीमाओं की बात करते हैं, जो सीधे हमारी सुरक्षा से जुड़ी है। प्रश्न 26 है, राज्यों के किन समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? सही उत्तर है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ये केवल 4 राज्यों के नाम नहीं है, ये तो पूरी भौगोलिक स्थिति का अचानक से बदल जाना है। आप गुजरात के कच्छ के दलदलों से शुरू करते हैं, जहां नौकाओं से गश्त होती है। फिर आप राजस्थान के उन रेतीले टीलों में आते हैं, जहां दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है। फिर पंजाब के समतल और उपजाऊ कृषि क्षेत्र आते हैं, और अंततः जम्मू कश्मीर के ऊंचे बर्फीले पहाड़। दुश्मन एक है, लेकिन भूगोल के कारण हमारी सेना को 4 बिल्कुल अलग तरह की युद्ध नीतियों और उपकरणों की जरूरत पड़ती है। और इन्हीं पहाड़ों में वो जगह है जो इंसान की सहन शक्ति की असली परीक्षा लेती है। प्रश्न 27 है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सियाचिन। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। प्रश्न 15 में हमने अंडमान के काले पानी को देखा, जो एक खौफ का प्रतीक था, और यहाँ सफेद पानी है। पर यहाँ एक उलझन है। सियाचिन जैसी दुर्गम जगह पर इतनी बड़ी सेना रखने का जो भारी लॉजिस्टिक और आर्थिक बोझ है, क्या वो सच में इसके रणनीतिक फायदों से मेल खाता है? जानलेवा ठंड को दर्शाता है। आर्थिक बोझ निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है, लेकिन भू राजनीति में कभी-कभी ऊंचाई ही सब कुछ होती है। अच्छा,
क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। बिल्कुल। जो वहां ऊपर बैठा है वो अपने आसपास के विशाल इलाके पर नजर रख सकता है। यहाँ असली लड़ाई दुश्मन से कम और प्रकृति से ज्यादा है। ये आधुनिक रणनीतिक भूगोल का जीता जागता उदाहरण है कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए मानव शरीर किन सीमाओं को पार कर सकता है। जब हम सीमाओं की जटिलताओं को खंगाल रहे हैं तो इस ऐतिहासिक रेखा का जिक्र जरूरी है। प्रश्न 28 है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? सही उत्तर है डूरंड रेखा। आज के नक्शे में भले ही इसका संपर्क सीधा न दिखता हो, लेकिन ये रेखा अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। हाँ, इसे समझने के लिए 19वीं सदी के द ग्रेट गेम को समझना होगा। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा ये डर सताता था कि रशियन साम्राज्य मध्य एशिया से होते हुए भारत पर हमला कर देगा। इसी डर और बफर जोन बनाने की नीति के तहत सर मॉर्टिमर डुरांड ने 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा खींची थी। हालांकि आज जो हिस्सा अफगानिस्तान से जुड़ता है वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में है, लेकिन भारत के आधिकारिक नक्शे में ये हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित करता है। अब आज के इस गहन अध्ययन के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो नक्शे को बेहद बारीकी से पढ़ने की मांग करता है। बिल्कुल, बताइए कौन सा सवाल है? प्रश्न 29 है, इनमें से कौन सा देश भारत के केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है? विकल्पों के अनुसार सही उत्तर है नेपाल। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूर्व में चीन भी लद्दाख से लगता है। लेकिन नेपाल की सीमा पूरी तरह से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है, और ये सभी पूर्ण राज्य हैं। ये सवाल साबित करता है कि भूगोल का अध्ययन सिर्फ रटना नहीं, बल्कि नक्शे को एक जासूस की तरह ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पूरे होते हैं हमारे 29 प्रश्न और भारत के भूगोल की ये अद्भुत यात्रा।